चलिए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, मापन और मूल्यांकन। आपके सिलेबस में यही टॉपिक है जिसको सीधे तौर पे लिखा गया है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, जिस पे चर्चा हम पहली क्लास में कर चुके हैं। दो टॉपिक्स यहाँ से हैं, एक नाम दो दे दिए गए हैं, टॉपिक एक ही है ये। एक मूल्यांकन की विधियां बोल दिया गया है, दूसरा उपचारात्मक शिक्षण और नैदानिक परीक्षण बोला गया है। नैदानिक परीक्षण भी पार्ट ऑफ एवेल्युएशन है। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे इनको। इस दौरान हम मूल्यांकन की विधियों में पूरा मूल्यांकन समाहित होता है, जिसमें मापन भी अपने आप में एक विधि मूल्यांकन की होती है। आंकलन मूल्यांकन का एक भाग है, इसलिए मापन, आंकलन, मूल्यांकन और उन सभी की विधियां हम पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले है मापन एवं मूल्यांकन का पहला भाग हम पढ़ते हैं, मापन, मेजरमेंट। इसको ये जो मिल रही है आपको बुकलेट, इसको जैसी मिल रही है वैसी वैसी बैग में डाल लेना। कोई बाहर निकाल के खोलेगा नहीं, रखेगा नहीं, डिस्टरबेंस होगा। इससे आपका ध्यान आधा उधर जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, सर क्या पढ़ा रहे हैं। जाने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मापन का मतलब क्या है? मापन वस्तुओं तथा घटनाओं को, वस्तुओं या घटनाओं को, वस्तुओं व घटनाओं के विभिन्न आयामों को संख्या प्रदान करना मापन कहलाता है। कैसे? जैसे एक वस्तु, मान लो व्यक्ति एक वस्तु है, तो व्यक्ति के दो आयामों की बात करते हैं हम, एक इसकी ऊंचाई और एक इसका वजन। इसको हमने संख्या प्रदान की कि ये 6 फीट है, और वजन को हमने संख्या प्रदान की कि ये 90 किलोग्राम है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के विभिन्न आयामों को संख्या प्रदान करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अब ये जो संख्या प्रदान की जाती है, वो क्या हम ऐसे ही प्रदान कर सकते हैं अंदाजे से? नहीं, संख्या प्रदान करने के ते नियम होंगे ना, तरीका होगा ते। इसलिए मापन कैसी प्रक्रिया है? एक औपचारिक प्रक्रिया। औपचारिक का मतलब समझते हैं क्या है? मापन एक औपचारिक प्रक्रिया है, मतलब जानते हैं क्या? नहीं, औपचारिक का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको। मोदी जी बाहर जाते हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति के वो से वार्ता करने के लिए जब जा रहे हैं यहाँ से, या अमेरिका की यात्रा पे जब जा रहे हैं, तो यहाँ से जाते समय उनके पहले कुछ एजेंडाज तय होते हैं कि इन इन बिंदुओं पर मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ आधिकारिक वार्ता करेंगे, जो भारत सरकार उनको अधिकार देगी कि भारत की सरकार के आप प्रतिनिधि होने के नाते वहां जाके बात करेंगे। वो जो तय एजेंडा है, मोदी जी वहां जाके उन्हीं एजेंडाज पर बात कर सकते हैं, अपनी मन की बात नहीं कर सकते। तो उन नियमों के अनुसार जो उनकी उस राष्ट्रपति के साथ बातचीत हो रही है, उस वार्ता को क्या बोलते हैं? औपचारिक वार्ता। आता है ना, अखबारों में पढ़ते होंगे आप कि भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ औपचारिक वार्ता हुई। अब मोदी जी वापस आते समय पाकिस्तान गए और घर पे नवाज शरीफ से मिलके आ गए, वहां अपनी मन की सारी बातें करके आ गए। वो कैसी थी? अनौपचारिक वार्ता। मापन एक कैसी प्रक्रिया है? औपचारिक प्रक्रिया है। मापन के संदर्भ में 4 चीजें ध्यान रखना। मापन अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसमें हम अंक प्रदान करते हैं। संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया है या प्रतीक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन एक औपचारिक प्रक्रिया है तथा मापन मूल्यांकन का एक भाग है। मूल्यांकन का एक भाग है, यानी कि मूल्यांकन के लिए हमें मापन की जरूरत पड़ती है। क्लियर? एस स्टीवेंस महोदय ने मापन को परिभाषित किया था, और उन्होंने कहा, एस स्टीवेंस ने मापन के बारे में कहा कि स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करना ही मापन है।
ये परिभाषा किसने दी थी? एस स्टीवेंस। मापन की बाकी परिभाषाएं बहुत ज़्यादा पढ़ने की, याद करने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए है कि यहाँ से आपके इसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से जुड़े हुए हैं, इसलिए नहीं है कि आज तक कभी नहीं पूछी मापन की परिभाषा। अब आपके सिलेबस में मापन नाम सीधा वैसे भी नहीं लिखा हुआ है, ये मापन मूल्यांकन की एक विधि है, तो 0.01% संभावना रहेगी कि आपके यहाँ से परिभाषा पूछे। मापन को लेकर स्टीवेंस साहब ने मापन के 4 स्तर बताए थे। स्टीवेंस साहब ने मापन के 4 स्तर बताए थे। ये चारों स्तर बड़े महत्वपूर्ण है। इस बार रीट में आपके ये प्रश्न पूछा भी गया था। पहला स्तर है नामित मापन, दूसरा है क्रमिक मापन, तीसरा है अंतरित मापन, और चौथा है आनुपातिक मापन। आनुपातिक मापन। मापन के 4 स्तर किसके द्वारा बताए गए थे? एस स्टीवेंस के द्वारा। कितने स्तर थे? 4। कौन कौन से? नामित, क्रमिक, अंतरित, आनुपातिक। ओके, नामित मापन नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सा खेल, लगभग सारी चीजें, सब कुछ नाम में छुपा हुआ है। ये आप हमेशा इसमें शिक्षा शास्त्र में तो स्पेशली आपको ध्यान देके देखना है कि नाम में कुछ है क्या। नाम में सब कुछ मिलेगा आपको। नामित मापन में क्या प्रदान किया जाता है? केवल नाम प्रदान किया जाता है। जैसे मान लो आप लोग अभी, आपको दिया जाता है कि एसएसटी का बैच है, हिंदी का बैच है, ये बैच सी है, ये बैच बी है, आपको नाम दिया जाता है, ये हो गया नामित मापन। बीएससी है, ये बीकॉम है, ये बीए है, ग्रेजुएशन में देते थे, वो नामित मापन। जैसे बीएससी, ये कला वर्ग है, ये ग्रामीण है, ये शहरी है। इस प्रकार के मापन में क्या गणितीय संक्रियाएं होगी? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगी? नहीं, गणितीय संक्रियाएं इस प्रकार के मापन में नहीं पाई जाती। गणितीय संक्रियाएं नहीं होती है। और ऐसा मापन सबसे कमजोर प्रकृति का मापन होता है। प्रश्न पूछे सबसे कमजोर या सबसे कम परिष्कृत मापन कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? नामित मापन। किसी को कला, विज्ञान, ग्रामीण इसके रूप में मापन कर रहे हैं तो कौन सा होगा? नामित मापन। दोनों प्रकार के प्रश्न कर लोगे? ठीक है, 2 ही प्रकार के पूछे जाएंगे यहां से। दूसरा है क्रमिक मापन। नाम से पता है इसमें क्या प्रदान करेंगे? क्रम प्रदान करेंगे। क्रम प्रदान कैसे करते हैं? जैसे फर्स्ट रैंक आई है आपकी, या सेकंड रैंक आई है, आप श्रेष्ठ हैं या औसत हैं या पिछड़े हैं, इस प्रकार से क्रम प्रदान करना ही क्या कहलाता है? क्रमिक मापन। क्रमिक मापन में गणितीय संक्रियाएं प्लस और माइनस हो सकती है क्या? क्या श्रेष्ठ में से औसत को घटा सकते हो? नहीं। तो कौन सी गणितीय संक्रियाएं होगी? 2 ही प्रकार की गणितीय संक्रियाएं होती है, से बड़ा और से छोटा। श्रेष्ठ औसत से बड़ा है, सेकंड फर्स्ट से छोटा है ना? तो इसमें केवल 2 प्रकार की गणितीय संक्रियाएं होती है, से बड़ा और से छोटा। प्रश्न पूछते हैं केवल से बड़ा और से छोटा गणितीय संक्रियाएं किस प्रकार के मापन में पाई जाती है? क्रमिक मापन में। ओके, अगला मापन है अंतरित मापन। देखो, अंतरित मापन ऐसा है जो मैं भी आपको बताऊंगा वो वैसा है नहीं, तो फिर वो कैसा है? वो जैसा है उसको यदि मैं बताऊंगा तो वो आपके समझ में नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों है। इसलिए अभी मैं जैसा बताऊं वैसा आप समझ लेना कि ये ऐसा ही है। वास्तव में जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं वो अंतरित मापन का कॉन्सेप्ट नहीं है। थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कहीं आपको आगे जाके धक्का नहीं लगे कि सर ने उस समय हमें गलत कॉन्सेप्ट बता दिया, इसलिए पहले स्वीकार कर रहा हूं। और सही कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बताऊंगा कि सही कॉन्सेप्ट को यदि मैंने आपको बताना शुरू किया तो कम से कम 1 घंटे की क्लास लगेगी, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। हमें एग्जाम में अपना उत्तर सही करना है, यही करना है ना? तो उत्तर सही करने के दृष्टिकोण से जो कॉन्सेप्ट होगा वो बता दूंगा आपको। अंतरित मापन में अंकों के बीच का अंतराल जो है, इसमें एक्चुअल में पूरी चीज ये है कि इसमें अंक प्रदान किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अंक प्रदान किए जाते हैं। और प्रदान किए जाने वाले अंकों के बीच का अंतराल, अंकों के बीच का अंतराल समान होता है।
अंतराल समान होता है। शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा जिस मापन को काम में लिया जाता है वो कौन सा है? अंतरित मापन। जैसे आपकी ग्रेडिंग प्रणाली होती है, उस ग्रेडिंग प्रणाली में जो मापन काम में लिया जाएगा वो कौन सा है? अंतरित मापन। अब आप समझ रहे होंगे अंकों के बीच का अंतराल समान ग्रेडिंग में होता है, लेकिन ये कंसेप्ट सही नहीं है, लेकिन आपको समझ लेना है। ओके, इस प्रकार के मापन में निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं पाया जाता। यानी इस प्रकार के मापन में यदि आपको 0 अंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं है, कुछ ना कुछ तो ज्ञान है ही। 0 अंक मिलने का मतलब यह है कि किसी दूसरे के सापेक्ष आपको ज्ञान 0 है। निरपेक्ष शून्य मापन इसके अंदर नहीं किया जाता। इसमें मापन कैसा किया जाता है? हमेशा सापेक्ष मापन किया जाता है। इस प्रकार के मापन में 2 प्रकार की गणितीय संक्रियाएं पाई जाती है, प्लस और माइनस। ओके, ठीक है। अगला मापन कौन सा है? आनुपातिक मापन। आनुपातिक मापन ऐसा मापन है, यहां तक जो 3 मापन आए हैं इनका प्रयोग मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा उपयोग किसका होगा? अंतरित। जैसे यहाँ पे आप वर्गों के नाम दोगे, शिक्षा में दोगे, यहाँ पे आप रैंक्स वगैरह दोगे, और यहाँ पे जितने भी मार्क्स दिए जाते हैं, किसी भी प्रकार के अंक आपको प्रदान किए जाते हैं, वो कौन से होंगे? अंतरित मापन। समझाने के लिए मैंने ग्रेडिंग दे दिया अंतरित नाम के लिए। ओके, आपके रीट में इसी बार प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से एक मापन का प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षण प्रक्रिया के क्षेत्र में सबसे कम या लगभग नहीं किया जाता? वो कौन सा होगा? आनुपातिक मापन। आनुपातिक मापन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार किया गया मापन होता है। ये मापन सबसे शुद्ध मापन होता है, ये मापन सबसे विश्वसनीय मापन होता है। यहां पे तो विश्वसनीयता नहीं है ना, नंबर 50 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं। और इस प्रकार का मापन सामान्यतः सभी प्रकार की भौतिक राशियों के मापन करने के लिए काम में लिया जाता है। ऐसे मापन में निरपेक्ष शून्य बिंदु पाया जाता है। यानी कि जैसे वजन का आप माप करोगे तो वजन में 0 का मतलब यह है कि वजन है ही नहीं, ऐसा आता ही नहीं है ना, 0.1 कुछ ना कुछ आएगा। यदि कहीं पे भी 0 आ रहा है इसका मतलब भौतिक रूप से इस दुनिया में उसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए इस प्रकार के मापन में क्या पाया जाता है? निरपेक्ष शून्य बिंदु पाया जाता है, और इसमें सभी प्रकार की गणितीय संक्रियाएं संभव है। सभी प्रकार की गणितीय संक्रियाएं संभव है। अनुपात के रूप में हम इस मापन को व्यक्त कर सकते हैं। ओके, मापन के कितने स्तर हुए? 4। किसने बताए? एस स्टीवेंस। सबसे कमजोर कौन सा? नामित। सबसे परिष्कृत कौन सा? आनुपातिक। केवल शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से? अंतरित, क्रमिक और नामित। सबसे ज्यादा कौन सा? अंतरित। नामित मापन में क्या प्रदान किया जाएगा? नाम। इस मापन में गणितीय संक्रियाएं नहीं होगी। क्रमिक मापन में क्या प्रदान किया जाएगा? क्रम। गणितीय संक्रियाएं से बड़ा और से छोटा। अंतरित मापन में अंक प्रदान किए जाएंगे और अंकों के बीच में क्या होगा? अंतराल समान। इस प्रकार के मापन में कौन सी चीजें होती है? ग्रेडिंग। निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं पाया जाता। और इस प्रकार के मापन में गणितीय संक्रियाएं प्लस और माइनस। आनुपातिक मापन कैसे बनाया जाता है? वैज्ञानिक तरीके से। इसलिए क्या होता है? शुद्ध। कैसा होता है? विश्वसनीय। सामान्यतः किसका करता है? भौतिक राशियों का मापन, और इसमें निरपेक्ष शून्य बिंदु पाया जाता है। इस प्रकार के मापन में सभी प्रकार की गणितीय संक्रियाएं होती है। ओके, मापन क्लियर सभी के? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आकलन, असेसमेंट। ये आकलन का मतलब है किसी के संदर्भ में यदि हमें निर्णय प्रदान करना है, किसी व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में यदि हमें निर्णय प्रदान करना है, तो उसके संबंध में सूचनाओं का संकलन करते हैं ना। निर्णय प्रदान करने के लिए सूचनाओं का संकलन करना ही क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है।
आकलन में सबसे महत्वपूर्ण बात है सूचनाओं का एकत्रण या संकलन। क्लियर? और संकलन करने के बाद में उसके ऊपर यदि डिसीजन दे रहे हैं, उसके मूल्य का निर्धारण कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। सूचनाओं का ये संकलन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मापन के द्वारा कर सकते हैं। जैसे आपका टेस्ट लिया, आपके 50 अंक आए, 40 अंक आए, कैसे कितने अंक आए, वो हमने अब सूचना एकत्रित की। मात्रात्मक तरीके से सूचनाओं का संकलन करेंगे तो वो मापन होगा, और मापन के द्वारा सूचनाओं का संकलन करेंगे तो वो प्रक्रिया कैसी होगी? औपचारिक। दूसरा, यदि मुझे कहा गया कि बच्चों के बारे में बताना है कि उनका व्यवहार कैसा है, मैं आया और मैंने अवलोकन किया, कुछ बच्चे क्लास में नींद ज्यादा लेते हैं, कुछ बच्चे पीछे की तरफ ज्यादा देखते हैं, कुछ बच्चे वो क्या करते हैं, खब्बी। इसी में था क्या? वो दूसरे में होगा, ज्यादा मस्ती ज्यादा करते हैं। कभी कल एक वो था, एक दूसरी क्लास में, तो वो एक दूसरे बच्चे को ऐसे पीछे से मार रहा था। मैंने, क्या कर रहे हो? सामने बुलाया, बोला सर खब्बी कर रहा था वो। मैंने, खब्बी क्या होता है? फिर खब्बी के बाद में एक नया शब्द बताया, बोले सर खब्बी का मतलब ये होता है, वो भी नहीं पता मुझे। फिर तीसरा शब्द पूछा, तब जाके उसने बताया सर बदमाशी कर रहा था। तो बच्चा कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है उसके बारे में मैं यहाँ पे अवलोकन के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करूंगा। इस प्रकार से मैं जो सूचनाएं एकत्रित करूंगा उसका तरीका क्या होगा? अनौपचारिक। तय नियमों से थोड़ी होगा, वो नहीं होगा ना। तो कैसा होगा? अनौपचारिक। इसका मतलब आकलन जो है वो औपचारिक होने के साथ साथ कैसा हो सकता है? अनौपचारिक। लेकिन मापन जो है वो हमेशा कैसा होगा? औपचारिक प्रक्रिया। क्लियर? आकलन का मतलब सूचनाओं का संकलन करना है ताकि बच्चे के संदर्भ में निर्णय प्रदान कर सकें। यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यम से किया जा सकता है। अब हमें एक शिक्षण प्रक्रिया शुरू करनी है। एक विद्यालय में एक बच्चे को पढ़ाना है, तो पढ़ाने के दौरान उसके कितने प्रकार के आकलन किए जा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कुल मिला के एक विद्यालय में शिक्षण के दौरान 4 प्रकार के आकलन होते हैं। ज्यादा ऊपर से जा रहा है क्या? सबसे पहला आकलन है आधार रेखा आकलन। आधार रेखा आकलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस लाइन असेसमेंट। आपने SIQE के दौरान इसको पढ़ा होगा। इसी आकलन को नियोजन आकलन भी कहते हैं। मूल्यांकन में इसका नाम नियोजन के रूप में आता है, इसका कभी इस रूप में नहीं आता है। नियोजन आकलन के साथ साथ इसको स्थापन आकलन भी कह सकते हैं। इसका अंग्रेजी नाम आता है प्लेसमेंट इवेल्युएशन। यह नाम नहीं पढ़ा? इसके अलावा दूसरे नंबर पर आकलन जो होता है उसे बोलते हैं निर्माणात्मक आकलन। निर्माणात्मक आकलन का हिंदी में दूसरा नाम है रचनात्मक आकलन। अंग्रेजी में एक ही नाम है और वो क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर तीसरे प्रकार का आकलन किया जाता है जिसे बोलते हैं योगात्मक आकलन। इसका दूसरा नाम है सारांशात्मक आकलन। इसका तीसरा नाम है संकलनात्मक आकलन, और चौथा भी कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में एक ही नाम है समेटिव असेसमेंट, SA। और चौथा प्रकार का आकलन जिसे बोलते हैं नैदानिक आकलन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, नैदानिक आकलन। जगह दो भाई, आओ इधर आ जाओ। 4 प्रकार के कुल मिला के आकलन हो गए एक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। अब ये कैसे होते हैं समझो इनको। सबसे पहले बच्चा स्कूल में आएगा। RT में हमने पढ़ा है कि जब बच्चा आता है तो उसको आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाना जरूरी है ना। सबसे पहले जब बच्चा आएगा तो हमें यह जानना है कि उस बच्चे का अधिगम स्तर क्या है। शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमें उस बच्चे का बेस जानना है कि इसका बेस कितना है। उसके अधिगम स्तर को जानने के लिए, बेस को जानने के लिए पहला आकलन कौन सा किया जाता है? आधार रेखा। नाम में ही है ना, मैं तो कुछ नहीं बता रहा हूं, सब कुछ नाम में है, सारा खेल नाम में है। नाम से कोई भी कुछ कर सकता है, नाम से कुछ भी खेल सकता है। आधार रेखा आकलन यानी कि ये कब किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले।
शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले यह आकलन इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता चले कि बच्चे का अधिगम स्तर कितना है। बच्चे के अधिगम स्तर के अनुसार, जैसे वहां पे आप करते थे कि एक बच्चा जिसका अधिगम स्तर ठीक है उसको लेवल 1 में रखा, जिसका अधिगम स्तर ठीक नहीं है उसको लेवल 2 में रखा है ना SIQE में। तो जिनका अधिगम स्तर ठीक नहीं है उनको हमें उचित मात्रा में सही तरीके से उनके अधिगम स्तर के अनुरूप शिक्षा प्रदान करनी है। ये हमारी RTE भी कहती है धारा 4 में, आयु के अनुरूप प्रवेश किए गए बच्चों का हमें ये पता करना है कि अधिगम स्तर क्या है और उनको उसके अनुरूप विशेष प्रशिक्षण देने की जरूरत है, कहती है ना धारा 4, याद है। तो आधार रेखा आंकलन या नियोजन आंकलन में हम बच्चे के अधिगम स्तर का पता करते हैं शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले और उसके अनुरूप उस बच्चे को कक्षा में नियोजित करते हैं, उस बच्चे को कक्षा में स्थापित करते हैं। ये भी नामी में है। उस कक्षा में उस बच्चे को कहाँ बिठाया जाए, किस लेवल की कक्षा में बिठाया जाए, तेज गति से सीखने वाले बालकों के बीच में बिठाया जाए या धीमी गति से सीखने वाले बालकों के बीच उसको बिठाया जाए, ताकि उनके लिए विशेष प्रकार के शिक्षण की सुविधा प्रदान कर सके। ठीक है, तो इस आकलन को हम इसलिए करते हैं ताकि हमें बच्चे का आधार पता चले वो कैसा है, ताकि उसके अनुरूप हम उस बच्चे को किसी कक्षा में नियोजित कर सकें या किसी कक्षा में उस बच्चे को स्थापित कर सकें, यानी किसी कक्षा में बच्चे के प्लेस को सुनिश्चित कर सकें। ओके, इस आकलन में यदि CCE स्कूल राजस्थान की कोई है, जैसे क्लास 1 से 5 राजस्थान में CCE संचालित है, किसी स्कूल में क्लास 4th में CCE संचालित है, किसी दूसरी स्कूल में क्लास 5th में CCE संचालित है, तो इस पहली स्कूल में क्लास 4 में पढ़ने वाले बच्चे के यदि अंतिम योगात्मक आकलन में 75% अंक प्राप्त होते हैं, अब ये किसी दूसरी स्कूल में 5वीं क्लास में आना चाहता है, तो इसके लिए अलग से आधार रेखा आकलन करने की जरूरत नहीं है। इस योगात्मक आकलन को ही आधार रेखा आकलन माना जा सकता है। ओके, आधार रेखा आकलन हमेशा कौन सी कक्षा से शुरू होता है? क्लास नंबर 2 से, क्योंकि क्लास 1 में आने वाले बच्चे को पहले से कोई ज्ञान नहीं है, उसको पूरा ज्ञान विद्यालय को ही देना है। क्लास 2 में आने वाले बच्चे का पहली क्लास में कितना ज्ञान है इस बात को हम जानेंगे, ताकि उस अनुरूप उसको आगामी शिक्षण प्रदान किया जाए। तो मिनिमम सबसे न्यूनतम क्लास कौन सी है आधार रेखा आकलन के लिए? कक्षा 2। क्लियर ये बात? ओके। अब हमने बच्चे का आधार रेखा आकलन किया, बच्चे को कक्षा में बिठा दिया और शिक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई। शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने के बाद पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे का जो आकलन किया जाता है उसे बोला जाता है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन दौरान करेंगे, इससे हमें बच्चे का निर्माण करना है, उसकी क्या करनी है? रचना करनी है। कैसे करनी है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में, जैसे कल आपका वो एक क्वेश्चंस मैंने 8-10 आपसे पूछे, उन क्वेश्चंस के माध्यम से मुझे ये पता चला कि कितने बच्चे जो हैं वो उन 15 में से 13-14 प्रश्न कर रहे हैं, कितने हैं जो 10 से ऊपर कर रहे हैं, 5 से नीचे प्रश्न करने वाले बच्चों की संख्या क्या है। यदि मुझे पता चला कि प्रक्रिया के दौरान अधिकतर बच्चे परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब शिक्षण की जो विधि है या शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है, तो इस शिक्षण की विधि में हमें क्या करना पड़ेगा? सुधार करना पड़ेगा। यदि मुझे पता चला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अधिगम ठीक से नहीं हो रहा है, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनको ठीक से नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनके अधिगम में क्या आ रही है? कठिनाई आ रही है। अधिगम में कठिनाइयों के कारणों का पता करने के लिए मुझे उनका क्या करना पड़ेगा? नैदानिक परीक्षण करना पड़ेगा। नैदानिक परीक्षण करने के बाद उन कारणों को दूर करने के लिए उसी समय उनका उपचारात्मक शिक्षण करना पड़ेगा। रचनात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान यह जानने के लिए किया जाता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा सही से सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। यदि बच्चा सही से नहीं सीख रहा है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो उसको जो शिक्षण प्रदान किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, इसलिए उसमें सुधार किए जाने की जरूरत है।
एक उस बच्चे के कहीं ना कहीं अधिगम में कठिनाई आ रही है तो नैदानिक परीक्षण करने की जरूरत है ताकि उसको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सके। इसलिए रचनात्मक आकलन की प्रकृति कैसी होती है? नैदानिक। रचनात्मक आकलन की प्रकृति कैसी होती है? उपचारात्मक। इसके द्वारा हमें क्या मिलता है? सुधार का अवसर। इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है? सुधारात्मक। क्लियर है? इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण आकलन है। हमारी अभी वर्तमान की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने यह सिफारिश की है कि आकलन की प्रक्रिया को योगात्मक की बजाय क्या बना दिया जाएगा? रचनात्मक बना दिया जाएगा। सभी ये लोग सिफारिश करते हैं। इसके बारे में सेनेटरी महोदय ने कहा है कि रचनात्मक आकलन एक सूक्ष्म आकलन है। सेनेटरी महोदय ने रचनात्मक आकलन को किसकी संज्ञा दी है? सूक्ष्म, यानी कि माइक्रो असेसमेंट है। क्यों कहा उन्होंने माइक्रो असेसमेंट? कोई बताएगा? छोटा आकलन है ये, छोटा सा है, छोटे से छोटे। इसके दौरान हम व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन कर सकते हैं। कर सकते हैं? वो कितना सीख रहा है, वो कैसे सीख रहा है, वो क्यों नहीं सीख रहा है, हर एक चीज का मूल्यांकन कर सकते हैं। उसकी बारीकी से मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके छोटे से छोटे भाग का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? माइक्रो असेसमेंट कहा जाता है। माइक्रो असेसमेंट अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। नाम है सूक्ष्म आकलन। सूक्ष्मता से उस बच्चे के प्रत्येक पक्ष का अवलोकन हम इस आकलन के माध्यम से कर सकते हैं। ओके। तीसरा आकलन कौन सा हुआ? योगात्मक आकलन। यहां शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले, यहां शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, यहां शिक्षण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद। तो ये शिक्षण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किया जाता है। अच्छा, शिक्षण प्रक्रिया कैसे कैसे समाप्त होती है वो बताता हूं पहले। जैसे मान लो मैं आपको कोई एक इकाई पढ़ा रहा हूं और मेरा इकाई पढ़ाते ही मेरे द्वारा करवाई जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया समाप्त हो गई, तो ये कब किया जाएगा? इकाई की समाप्ति पर। मान लो एक सत्र हमने निर्धारित कर रखा कि इस सत्र में ये लोग ये चीजें पढ़ाएंगे, तो जैसे ही वो सत्र, अर्धवार्षिक सत्र जैसे आपका होता है, सत्र पूरा हो गया तो वो सत्र की शिक्षण प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो सत्र की समाप्ति के बाद आपका हमने पाठ्यक्रम निर्धारित कर रखा कि इतना पाठ्यक्रम पढ़ाना, और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद जो आपका आकलन किया जाएगा वो भी क्या है? शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद योगात्मक आकलन। नाम में ही ये भी। कुल मिला के हमने आपको जो कुछ पढ़ाया है उसमें से आपने कितना सीखा है? योग के रूप में आपने कुल मिलाकर कितना सीखा है? आपके पढ़ने का सारांश क्या है? सारांशात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट, यानी कि बच्चे ने क्या सीखा है इस बात का आकलन करता है योगात्मक आकलन। उसको शिक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद में उसने कितना सीखा है, उसने कितना अधिगम किया है, उसके अधिगम का आकलन है ये। उसने क्या सीखा है इस बात का आकलन है। और ये किसका आकलन है? कि बच्चा क्या सीख रहा है। और ये क्या है? बच्चे का अधिगम स्तर कितना है, ताकि हम उसको उसके अनुरूप सिखा सकें। क्लियर? ओके। योगात्मक आकलन में क्या शिक्षण में सुधार की गुंजाइश रहेगी? नहीं। शिक्षण पूरा करवाने के बाद आपका आकलन करेंगे, इसलिए शिक्षण में सुधार की गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार के आकलन को सेनेटरी महोदय ने वृहत आकलन कहा है। बोला ये बच्चे का मोटा मोटा आकलन करता है और इससे बच्चे के सभी पक्षों का आकलन संभव नहीं है। इसलिए सभी आयोग और सभी अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ये सिफारिश करती है कि हमारी शिक्षण की प्रक्रिया को योगात्मक के बजाय रचनात्मक बना दिया जाए। ओके। फिर आता है नैदानिक आकलन। बच्चे के अधिगम में जहां भी कठिनाई आ रही है, दो जगह हो सकता है ये, उन कठिनाई के कारणों का पता लगाने के लिए, इसको पढ़ेंगे हम आगे विस्तार से, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम। कारणों का पता लगाने के लिए जो आकलन किया जाता है वो कौन सा है? नैदानिक आकलन। नैदानिक आकलन करने के बाद जैसे ही हमें कारण पता चलेंगे, उसके बाद में उस बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। एक ये आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जा सकता है कि बच्चे को पढ़ाई समझ में क्यों नहीं आ रही है, और एक योगात्मक आकलन करने के बाद इसकी उपलब्धि कमजोर क्यों रही है उसको जानने के लिए किया जा सकता है। दो जगह किया जा सकता है इसको। ठीक है। कुल मिला के आकलन के कितने प्रकार हुए? 4।
सबसे पहला क्या है? आधार रेखा यानी कि बेस लाइन, या फिर नियोजन, या फिर स्थापन। इस आकलन में कब किया जाएगा? शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले। इसमें क्या जांचते हैं? अधिगम स्तर। अधिगम स्तर के अनुसार बच्चे को क्या करेंगे? नियोजित। कक्षा में क्या करेंगे? स्थापित। यह आकलन कौन सी कक्षा से प्रारंभ होता है? कक्षा 2 से। उसके बाद में शिक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई तो कौन सा होगा? निर्माणात्मक यानी कि रचनात्मक। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान यदि हमें पता चल रहा है कि सभी बच्चे नहीं सीख रहे हैं, इसका मतलब शिक्षण विधि में क्या किया जाना चाहिए? सुधार। कुछ बच्चे नहीं सीख रहे हैं, उनका क्या करेंगे? नैदानिक परीक्षण, फिर उपचारात्मक शिक्षण। इस प्रकार के आकलन को सेनेटरी महोदय ने क्या बोला? सूक्ष्म आकलन। इसमें हमें यह पता चलता है कि बच्चा क्या सीख रहा है। तीसरा आकलन कौन सा? योगात्मक या फिर सारांशात्मक। कब किया जाएगा? शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर। किसकी समाप्ति पर? इकाई की समाप्ति पर। किसकी? सत्र की या फिर पाठ्यक्रम की समाप्ति पर। इस प्रकार के आकलन में हम ये देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है। इस प्रकार के आकलन में सुधार का अवसर नहीं मिलता। सेनेटरी महोदय ने इसको वृहत आकलन या मोटा मोटा आकलन कहा है। और फिर कौन सा? नैदानिक आकलन। कब किया जाता है? अधिगम कठिनाई के कारणों का पता लगाने के लिए। क्लियर? ओके। आकलन के जो ये प्रकार हैं उसके बाद में हम देखते हैं आकलन के कुछ प्रतिमान। प्रतिमानों में आकलन के प्रतिमान देखेंगे। 4 प्रकार के प्रतिमान है। यहां से अक्सर प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं दोनों जगहों से। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा किस प्रकार का आकलन है? कौन सा होगा? योगात्मक हो। कौन सा होगा? योगात्मक। अच्छा, एक और प्रश्न पूछता हूं आपको। देखो यहां कॉन्सेप्ट समझने हैं कि ये कॉन्सेप्ट बोल क्या रहा है। प्रश्न एज इट इज जो मैं बता रहा हूं वैसे नहीं पूछेंगे वहां पे आपसे। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, और उसके आधार पर आप उस प्रश्न को समझेंगे और उत्तर करेंगे। समझने के आधार पर उत्तर करने हैं। यदि 5 या 6 प्रश्न, 4 प्रश्न आपका अगले पूछेगा तो एक प्रश्न संभावना ऐसी है कि जिसमें हल्का सा कंसेप्ट दे वो, यदि उसने अच्छा प्रश्न पूछा तो। जैसे मैं आपसे 2 प्रकार के पहले उनकी चर्चा करता हूं, 2 आकलन की बात करता हूं कि वो कैसे आकलन होंगे। यदि आपसे पूछा कि शिक्षा प्राप्ति का आकलन, शिक्षा प्राप्ति का आकलन कौन सा आकलन है? ऑप्शन आपके सामने आता है। ए योगात्मक, बी रचनात्मक। दिमाग लगाना आपको। मैं 2 प्रश्न दूंगा, दोनों में फिर आप उत्तर बताना। दूसरा दे रहा है शैक्षणिक उत्पादन का आकलन। शैक्षणिक उत्पादन का आकलन कौन सा आकलन होगा? विचार करो। 2 ही ऑप्शन है आपके सामने। प्रश्न नंबर 1, शिक्षा प्राप्ति का आकलन कौन सा आकलन होगा? कौन सा होगा? थोड़ा थोड़ा रचनात्मक भी आ रहा है। रचनात्मक के पक्ष में कोई है? नहीं है। हमेशा इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही गलत होंगे। आंसर क्या होगा? योगात्मक। यानी कि उस बच्चे ने जो शिक्षा प्राप्त की है वो कितनी की है, कैसी की है, उसका अधिगम कितना हुआ है, इस बात का आकलन। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसका जो आकलन करेंगे वो क्या होगा? शिक्षा प्राप्ति का आकलन। जब भी का आकलन होगा तो कौन सा होगा? योगात्मक। दूसरा क्या है? शैक्षणिक उत्पादन का आकलन। क्या होगा? पहला योगात्मक होगा, दूसरा पक्का रचनात्मक होगा। इसी थ्योरी के साथ क्या होगा? रचनात्मक के पक्ष वाले हाथ खड़े करो, अब की बार देखें। रचनात्मक आगे, योगात्मक वाले करना। अधिकतर को तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा होगा। इसका आंसर अभी क्या होगा? योगात्मक। अब समझो, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेंगे वो। भाई हमें इस बात का आकलन करना है कि बच्चे ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, उसको शिक्षा प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है, उसको जो शिक्षा दी है उसका उत्पादन ठीक रहा है कि नहीं रहा है। कोई भी ऐसा आकलन जिसमें शिक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद में उसका प्रोडक्शन कितना है, उसने कितनी शिक्षा प्राप्त की है, उसको कितना अधिगम हुआ है, इसको जानना है तो हमेशा आंसर क्या होगा? योगात्मक।
और बच्चा क्या सीख रहा है, सीख रहा है वाली कंडीशन आएगी तभी क्या होगा, रचनात्मक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होगा। तो शिक्षा प्राप्ति का पूछ रहा है, यानी कि शिक्षा देने के बाद में उसने शिक्षा कितनी प्राप्त की है उसका आकलन। शैक्षणिक उत्पादन का मतलब हमने उसको शिक्षा दी तो अब उसका शैक्षणिक उत्पादन कितना है, इस बात का आकलन। ये तो नहीं कह रहा कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चा कैसा सीख रहा है, इस बात का आकलन फिर रचनात्मक होगा। ठीक है, जहां भी का शब्द आ जाए ना मोटे मोटे रूप से, ये समझ लेना कि वहां पे योगात्मक ही होगा। अधिगम का आकलन क्या होगा, योगात्मक। आगे देखेंगे अभी, तब समझ आएगा आपको। अब देखिए प्रतिमान, आकलन के प्रतिमान। आकलन के 4 प्रतिमान हैं। मैं एक साथ ही ऊपर अधिगम लिख रहा हूं, सभी में अधिगम आएगा। वैसे अधिगम पहला प्रतिमान है, अधिगम का आकलन। दूसरा प्रतिमान है अधिगम, वेरी गुड, के लिए आकलन। तीसरा है अधिगम के द्वारा, ये कहां से आ गया, के रूप में आकलन। चौथा है अधिगम, अब की बार आवाजें और ज्यादा कम हो गई, में आकलन। चलो 2 तो पढ़ रखे हैं आपने। पहला है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दूसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, तीसरा है असेसमेंट एज लर्निंग, और चौथा है असेसमेंट इन लर्निंग। अंग्रेजी बहुत जरूरी है। इसका सीटेट में प्रश्न पूछा गया था कि अधिगम जैसा आकलन कौन सा है निम्नलिखित में से, तो जैसा समझ नहीं आएगा वहां पे कौन सा हो गया। असेसमेंट एज लर्निंग इंग्लिश में लिखा हुआ था, अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, इंग्लिश सब जरूर ध्यान रखना है, समझना इसको। प्रतिमान पूरी तरह से समझने वाले हैं और एकदम जैसे वैसे वहां पे वो चीज समझिए, वैसी की वैसी ये चीजें उससे रिलेटेड है। सबसे पहला नाम ही में है सब कुछ, क्या है, अधिगम का आकलन। जोर देना यहां पर, किसका, अधिगम का आकलन। इस बात का आकलन करना है कि बच्चे ने क्या सीखा है, बच्चे ने कितना सीखा है। तो हमें उस बच्चे ने जितना सीखा है उसका आकलन करना है, इसलिए इसे बोलेंगे अधिगम का आकलन। और अधिगम का आकलन कब किया जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया की, कब करेंगे, वेरी गुड, शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद। ठीक है, कि अधिगम कितना किया है इसका आकलन करना है, हमें बच्चे के अधिगम का आकलन करना है। तो का शब्द कहीं भी आए, संभावना यही रहेगी उसका आंसर योगात्मक ही हो। शिक्षण प्रक्रिया समाप्ति के बाद होगा तो इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, योगात्मक। ठीक है, अच्छा, अब इस प्रकार के आकलन में डोर किसके हाथ में रहती है, छात्र के, शिक्षक के। छात्र की भूमिका एकदम 0। शिक्षक आता है, अपनी मर्जी से पढ़ा के जाता है, अंत में अपनी मर्जी से एक पेपर बना के लाता है, बच्चों का एक एग्जाम हो जाता है। वो क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, उससे शिक्षक को कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के आकलन में 2 चीजें होती है। कभी भी यदि आपकी शिक्षण प्रक्रिया चलती है, शिक्षक के द्वारा एक तो अधिगम की रचना की जाती है, अधिगम तथा आकलन की रचना, यानी कि आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा या आपका टेस्ट कैसा लिया जाएगा, ये कौन तय करेगा, शिक्षक। इसका मतलब छात्र की भूमिका 0 है, तो ये किस प्रकार का आकलन हो गया, पूर्णतः शिक्षक केंद्रित आकलन। ओके, दूसरा क्या है, अधिगम के लिए आकलन, यानी कि हमें बच्चे को सिखाना है, उसको लर्निंग करवानी है, हमें बच्चे के अधिगम के लिए आकलन करना है। किसके लिए करना है, उसके अधिगम के लिए, कि बच्चा सही से सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। सही से नहीं सीख रहा है तो सही से सिखाएंगे, शिक्षण प्रक्रिया चेंज करेंगे, नैदानिक परीक्षण करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, लेकिन उसको सिखाएंगे। तो ये कौन सा हुआ, अधिगम के लिए आकलन। कब होगा, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। गुड, किसके बराबर होगा, किसके सदृश्य होगा, रचनात्मक आकलन के सदृश्य होगा। सारी वो विशेषताएं जो रचनात्मक में है वो इसमें होगी।
इस प्रकार के आकलन में अधिगम तथा आकलन की रचना कौन करेगा? शिक्षक ही करेगा। आपको कैसे पढ़ाना है वो कौन तय करेगा? मैं ही करूंगा। आपको बीच बीच में जो टेस्ट लेना है उसमें कैसे प्रश्न होने चाहिए कौन तय करेगा? शिक्षक ही करेगा। तो अधिगम तथा आकलन की रचना इसमें भी किसके द्वारा की जाएगी? शिक्षक के द्वारा की जाएगी। लेकिन शिक्षक इस प्रकार की रचना करते समय बच्चों के द्वारा प्राप्त फीडबैक का ध्यान रखेगा। तो ये जो शिक्षक ये रचना करेगा ये किसके आधार पर करेगा? बच्चों के फीडबैक के आधार पर। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं करेगा शिक्षक, और बच्चों के फीडबैक से करेगा। इसका मतलब यहां पे बच्चों की भूमिका बढ़ने लगी ना। तो यहां बालक की या बच्चों की भूमिका बढ़ती है। यदि अधिगम का आकलन की तुलना की जाए तो अधिगम के लिए आकलन कैसा आकलन होगा? छात्र केंद्रित। इसकी तुलना में छात्र केंद्रित होगा, लेकिन इसकी तुलना में क्या होगा? शिक्षक केंद्रित। डोर अभी भी शिक्षक के हाथ में है, लेकिन इस बार फीडबैक बच्चों की तरफ से आ रहा है, उस हिसाब से काम कर रहा है। शिक्षक अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, इसलिए बच्चों की भूमिका बढ़ी है। इसीलिए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि योगात्मक, कोष्टक में लिखती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जगह हमारी शिक्षण प्रक्रिया को रचनात्मक, फिर कोष्टक में लिखती है असेसमेंट फॉर लर्निंग करना चाहिए। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सिर्फ इतनी बात कही है, लेकिन इससे भी जोरदार आकलन कौन सा है? असेसमेंट एज लर्निंग। लेकिन इसकी बात नहीं की उन्होंने। क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी नहीं है जो असेसमेंट एज लर्निंग को वहन कर सके। हमारे यहाँ पर इतने प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है, इस प्रकार का प्रशिक्षित ढांचा नहीं है, विकसित ढांचा नहीं है जिससे इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना सके। असेसमेंट एज लर्निंग बड़ा जबरदस्त है। यदि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ढंग से नहीं समझाऊंगा मैं ये आपको। खुद का खुद ही असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि बच्चे के द्वारा अधिगम के रूप में खुद का मूल्यांकन, अधिगम के रूप में अपने सहपाठियों का मूल्यांकन। देखो इसमें होता क्या है, मैं इसमें मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी एक बात बताता हूँ। आरएस की जब हम तैयारी कर रहे थे, सामान्यतः आरएस यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो असेसमेंट एज लर्निंग की प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ग्रुप में तैयारी करते हैं वो जनरली, आपने सुना होगा ग्रुप स्टडीज ज़्यादा होती है, 5-10 लोगों का ग्रुप्स होता है। ग्रुप में हम क्या करते थे कि टॉपिक्स जो है उनको डिवाइड कर लेते थे। ये ऐसा करना चाहिए हमें तैयारी करते समय, आपको भी करना चाहिए। अब तो नहीं है समय, अब 2 महीने में तो जैसा चल रहे हैं वैसा ही करें। अचानक अभी जो मैं बता रहा हूँ इस प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन अपनी शिक्षण प्रक्रिया में अभी मत कर देना, आप दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें हम 10 जने, हम 10 लोग थे एक ही ग्रुप में, उसमें से 9 लोग हम सिलेक्ट हुए थे। एक नहीं हो पाए, उनका ग्रुप से इंटरेक्शंस काफी कम था और एक ही प्रकार की हम लर्निंग करते थे सभी। तो उसमें जैसे टॉपिक्स दे देते, करंट का कोई इश्यू होता तो हम कहते कि भाई एक इश्यू के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं इतने। जैसे मैं आपको यदि एक टॉपिक यहाँ 1 घंटे पढ़ाता हूँ, उसको पहली बार जब मैं पढ़ाऊंगा तो उससे पहले तैयार करने में मुझे एटलीस्ट 10 घंटे लगेंगे, यदि मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊं। यदि मुझे आपको ऐसे ही रटवाना है कि ये योगात्मक है, बताओ कौन सा है योगात्मक है, ये रचनात्मक है, ये रचनात्मक है, ऐसे करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रट के आऊंगा, आपको यहाँ रटा दूंगा। लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट समझने हैं यदि उस टॉपिक के, तो एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स लगेंगे 1 घंटे के एक टॉपिक को समझाने में, तैयारी करने में। तो हमें ये लगा कि एक एक टॉपिक, अच्छा मेंस एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, हर एक चीज के कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये तय किया कि सभी एक एक टॉपिक्स लेंगे और उस टॉपिक के ऊपर वो रिसर्च करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट वो देखेंगे, समझेंगे। कोचिंग संस्कृति बहुत ज्यादा काम नहीं करती आरएस मेंस एग्जाम में। वहां पे फिर हम तैयार करते थे, 10-12 घंटे लगते थे और फिर हम अपने साथियों को 1 घंटे में वो सारे कंसेप्ट समझा देते थे। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, इसको आपको आराम से ये चीज समझ आ रही होगी कितना आसान है, लेकिन इसको आसान बनाने में बड़ा जोर आया था।
तो ऐसे ही हम सभी 10-12 लोग ग्रुप में इस प्रकार से, इससे हमारी 2-3 चीजें डेवलप होती है। नंबर 1, वो जो कंटेंट जो 100 घंटे में होने वाला था वो 10 घंटे में एक ने तैयार किया, एक घंटे में 10 को बताया, नहीं 20 घंटे में हो गया। 80% आपकी सेविंग हुई पढ़ने के दौरान। नंबर 2, इस प्रकार की जब आप रिसर्च करेंगे तो आपके अंदर खोज और प्रकटीकरण के गुण विकसित होंगे। नंबर 1, आप में रिसर्च डेवलपमेंट होगा। नंबर 2, जो रिसर्च आपने की है वो आप अपने साथियों के बीच में बताएंगे तो आप उसको उनको बताने की क्षमता पैदा आप में होगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट में पढ़ा था ना हमने, एक मूल्यांकन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर बच्चे में खोज और प्रकटीकरण के गुण विकसित हो। याद आ रहा है क्या? पढ़ना जाके, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट। तो ये दूसरी चीज ये है, ये उस बच्चे में खुद में डेवलप होगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती है कि जो 10 बच्चों का ग्रुप हो उनका लर्निंग लेवल एक जैसा हो। यदि उनमें से लर्निंग लेवल एक जैसा नहीं है तो एक बच्चे का जो कंटेंट और मटेरियल और एवरीथिंग जो है वो उन सभी बच्चों की तुलना में कमजोर रहेगा। वो समझ भी कम पाएगा, इंटरेक्शन भी कम कर पाएगा और अपने आप को उनसे कमजोर महसूस करना शुरू कर देगा। इसमें हम एक काम और करते थे, जैसे हम जब पढ़ते थे तो हम आपस में एक दूसरे की कमजोरियां बताते थे। जो ऐसा अध्ययन होता है उसे बोलते हैं पीयर लर्निंग, सह अधिगम। मिलकर साथ तैयारी करेंगे। सहयोगात्मक भावनाएं बहुत जरूरी है। यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए कि मेरा फर्स्ट रैंक आया कि नहीं आया, इसका जरूर आना चाहिए। इस प्रकार की भावनाएं उस बच्चों में उनमें होनी चाहिए। तो इससे वो जो एक समूह में काम करने की क्षमताएं भी विकसित होती है। बहुत बहुत इसमें खूबियां हैं। तो हम आपस में कमजोरियां बताते कि देख तेरे में ये है। जैसे हमारे बीच में एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे और यूपीएससी वगैरह की तैयारी करके आए हुए थे। तो जब पहले अटेम्प्ट में हम तैयारी कर, तो उस समय तो हमने इतना इसको नहीं अपनाया, फिर भी पहले अटेम्प्ट में मैंने उनको कह दिया तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बोले ये क्या बात हुई, मेरे को तो ये देखो ये चीजें ये सारी आती है, कैसे नहीं होगा। तो मैंने कहा देखो हिंदी में तुम्हें कुछ नहीं आता और आरएस मेंस में सिलेक्ट होने के लिए हिंदी में सब कुछ आना जरूरी है, और तुम्हारी हिंदी इतनी कमजोर है और उसके ऊपर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। और पहले चांस में उनके हिंदी में और इंग्लिश में मिला के केवल 60 नंबर आए थे 200 में से, जिसमें से 50 तो इंग्लिश में थे। और हिंदी इंग्लिश में यदि 200 में से 60 आ रहे हैं तो आपका किसी सूरत में सिलेक्शन नहीं होगा, ये आरएस का रूल है। अब दूसरी बार जब हमने कहा कि सब मिलके तैयारी करेंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत है। पहली बार मेरे हिंदी में बड़े जबरदस्त नंबर थे, तो हम आपस में एक दूसरे की कमजोरी बताते थे। उनको पता है कि मैंने बताया कि देखो हिंदी में ये दिक्कत है तुम्हें, हिंदी के टर्म्स इनको रटना पड़ेगा। रटने वाली चीजें हम हमेशा अपने साथ रखते थे, हमेशा 2 पेज 3 पेज की कॉपीज करवा लेते थे और जेब में, जैसे ये अभी आपको ये दिए गए हैं ये भाषा साहित्य वाले, और ये हमेशा साथ रखने के लिए दिए गए हैं। जहां भी बैठते थे आपस में एक आदमी पूछना, जैसे फिक्स कर दिया कि अभी हम पर्यायवाची पढ़ेंगे अगले 7 दिनों के लिए, सभी 10 लोगों ने। और फिर उसके ऊपर कभी भी जहां भी बाहर का कोई खाली समय रहेगा उसमें जब मौका मिले कभी भी कोई क्वेश्चंस कर सकता है। तो साथ साथ में तैयारी करने के साथ साथ हम आपस में एक दूसरे का साथ साथ मूल्यांकन कर रहे थे ना। यानी हमारा आकलन किसके रूप में हो रहा है? अधिगम के रूप में आकलन हो रहा है। उसमें मुझे पता चलता कि इसको यहाँ पे हिंदी में शब्द और वाक्य लिखने में दिक्कत है। तो जो मेरे एक साथी हैं उनको मैं रोज कहता था कि तुम्हारी ये समस्या है, तो बोले मैं रोज लिख के लाऊंगा और तुम मेरी रोज समस्या निकालना। फिर रोज उनकी समस्याओं को मैं चिन्हित करता था, ये दिक्कत है, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। तो उसके अधिगम में हिंदी में आने वाली कठिनाइयों के कारणों का पता तुरंत करते थे हम। तो ये एक ऐसा आकलन है क्योंकि अपना साथी जो है अपने साथी को अपनी सारी कमियां बता देता है। इसलिए नैदानिक प्रकृति सबसे ज्यादा किस प्रकार के आकलन में पाई जाती है? अधिगम के रूप में आकलन में इसकी प्रकृति नैदानिक होती है। और फिर जब सेकंड अटेम्प्ट हुआ तो उस व्यक्ति के हिंदी में मेरे से 5 नंबर ज्यादा थे, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, इस प्रकार के अधिगम की वजह से। तो ये एक ऐसा आकलन है जिसमें कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, नहीं है ना? अभी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना अभी तो करनी है कोचिंग। अधिगम के रूप में आकलन का मतलब ऐसा आकलन जिसमें अधिगम किस प्रकार का हो? सह अधिगम, पीयर लर्निंग होती है, जिसमें पीयर लर्निंग होती है। सह अधिगम होगा, आपस में मिलके एक दूसरे का आकलन करेंगे सभी। इसका मतलब आकलन कैसा होगा? सह आकलन। प्रश्न पूछते हैं आपसे, सह आकलन किस प्रकार के आकलन के प्रतिमान में पाया जाता है? कौन सा होगा? अधिगम के रूप में आकलन, खुद का आकलन, अपने साथियों का आकलन।
साथियों का आकलन करते करते वो किसका आकलन करेगा? खुद का भी आकलन। इसलिए इसमें क्या होता है? स्वयं आकलन। इस प्रकार के आकलन में कौन सी प्रकृति पाई जाती है? नैदानिक प्रकृति पाई जाती है। सबसे ज्यादा नैदानिक प्रकृति किस प्रकार के आकलन में है? अधिगम के रूप में आकलन में। अब विद्यालय स्तर पर क्या किया जाना चाहिए था इसका? ये तो बड़ी बात बता दी मैंने आपको। हम तो चलो कर सकते हैं, लेकिन विद्यालय में जैसे 50, 60, 40 बच्चे एक क्लास में हैं, तो टीचर्स जो है उनके ग्रुप्स बनाएंगे। 8 बच्चों का एक ग्रुप बना लिया, 6 बच्चों का, 5 बच्चों का, अधिगम स्तर के आधार पर। तो पहली समस्या तो यह है कि अधिगम स्तर के आधार पर ग्रुप बनाना बड़ा मुश्किल काम है। टीचर के ऊपर लोड वैसे ही बहुत है, और इस प्रकार का एक लोड हमने और दे दिया। हमारी अभी शिक्षण प्रक्रिया में इतने ज़्यादा टीचर नहीं है, न इतनी ज़्यादा प्रोसेस ठीक है, न इतने ज़्यादा वो ट्रेंड है कि वो ये काम कर पाए, इसलिए इसके ऊपर बात ही नहीं करते। फिर उन ग्रुप्स में वो टीचर्स ही उनको सजेस्ट करते हैं कि देखो आपको ये 8 टॉपिक है और इस प्रकार से आप सभी को इस पे काम करना है, इस पाठ्य पुस्तक में से इसको पढ़ना है, एक एक चीज को समझना है, समझ में नहीं आए तो मेरे से बात करना है। फिर वो एक एक टीचर एक एक टॉपिक को लेकर सभी से करता है, और फिर प्रत्येक बच्चा उन 5-6 अपने साथियों को उसके बारे में बताता है। यदि ऐसी प्रोसेस यदि अपने शिक्षण प्रक्रिया में हो जाए तो आप सोचो कि वो 8-10 बच्चों में किस प्रकार की चीजें डेवलप हो सकती है। यदि अधिगम स्तर थोड़ा ठीक नहीं है तो उनको उस हिसाब से धीरे धीरे लाना उनके बराबर है। सबको इक्वल लाना बहुत जरूरी है, लेकिन उस प्रोसेस में टीचर का ध्यान वहां पे थोड़ा ज्यादा रहेगा, और वो उस तरीके से उस स्तर से उनके साथ आगे बढ़ेगा। तो यहां पर अधिगम तथा आकलन की रचना कौन करेगा? शिक्षक तथा छात्र मिलकर। शिक्षक उनको बताएगा ऐसे ऐसे करना है, फिर छात्र कहेंगे ठीक है थोड़ा सा इसमें ऐसे करना है, सर देखो मैं इसमें ऐसे कर सकता हूँ, आकलन में देखो ऐसे ऐसे इस प्रकार से प्रश्न पूछने, और छात्र उस हिसाब से उसमें सहयोग करता है। इसमें अधिगम तथा आकलन की रचना शिक्षक तथा छात्र मिलकर करते हैं। ठीक है? अच्छा, मिलकर करने के बाद में साथ साथ में जब चल रहा होता है उस दौरान बीच बीच में इनका प्रगति मैप बनाना बहुत जरूरी है। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? पता चला कि 8 बच्चों में एक बच्चा ऐसा आ गया जो उन बच्चों के साथ ठीक महसूस नहीं कर रहा, तो क्या अधिगम सही से हो पाएगा? नहीं। तो इन बच्चों का शिक्षक और छात्र के द्वारा साथ साथ में एक प्रगति मैप तैयार किया जाता है। प्रोग्रेस मैप तैयार की। प्रोग्रेस मैप किस में तैयार किया जाएगा? अधिगम के रूप में, आकलन में। इसमें डोर किसके हाथ में दे दी अब की बार? छात्रों के। तो ये कैसा आकलन हो गया? छात्र केंद्रित आकलन। क्लियर? ठीक है। अब इससे भी एक चरण ऊपर, इस बार का आकलन तो ऐसा है जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, हमारी सिस्टम सोच ही नहीं सकता अभी, बहुत बाकी ने भी नहीं सोचा अभी। तो यह है अधिगम में आकलन, असेसमेंट इन लर्निंग। यानी कि अब आपको अलग से आकलन करने की जरूरत नहीं है, ना तो खुद का आकलन करने की जरूरत है, ना अपने सहपाठियों का आकलन करने की जरूरत है, ना शिक्षक के द्वारा अपने बच्चों का आकलन करने की जरूरत है। एक्चुअल में हमें अधिगम के अंदर ही आकलन को कर लेना है। और ये कैसे होगा? अभी हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका फोकस किस पर है? आप जो पढ़ते हैं, आपके पढ़ने का उद्देश्य क्या है? क्या है बताओ, सच्चे मायने में क्या है? नहीं, नौकरी तो आगा का। अभी आप जैसे मान लो बीएससी में स्कोर करना है ना, मार्क्स लेके आने हैं, यानी कि सही उत्तर लिख कर आना है। एक बच्चा किसी भी कक्षा में पढ़ रहा है तो उसका एकमात्र मकसद होता है कि मेरे को सही उत्तर मिल जाए, और मैं सिर्फ कक्षा में उस एग्जाम में सही उत्तर लिख के आ जाऊं, बस बात खत्म। उसको चाहे रट के करूं चाहे कैसे ही करूं। यानी वर्तमान में हमारी शिक्षण प्रक्रिया का फोकस किसके ऊपर है? सही उत्तर पर। क्योंकि हमने क्या कर रखा है? अधिगम का आकलन कर रहे हैं हम, कि बच्चा क्या सीख रहा है, और बच्चे पर प्रेशर रहता है कि मेरे को क्या सीख रहा है, क्या आकलन करेंगे, इसलिए मेरे को क्या आना चाहिए? सही उत्तर। आपने देखा होगा कि जब बीएससी वगैरह आप करते थे तो आपको लगता था कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको मुझे जैसे ही बीएससी करना वैसे ही भूलना है। बीए करने के बाद में ये मेरे इतिहास कोई काम की नहीं है, मैं भूलूंगा इसको, फिर क्यों पढ़वा रहे हैं मेरे को ये? ऐसा आता है मन में, आती है ना बहुत बार, कि क्यों ये क्लीमेंसन अपचयन पढ़ा रहे हैं मेरे से, क्यों ये फालतू की चीजें हैं, ये x² - y² जिंदगी में कहीं काम नहीं आ रहा है, फिर भी पढ़वा रहे हैं।
क्योंकि आपके मन में विचार एक ही है कि मुझे तो सही उत्तर लिखना है बस, और कुछ नहीं है। बल्कि शिक्षण का मतलब ये नहीं है। शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए बच्चे में विचार प्रक्रिया डेवलप करना। हमें एक ऐसा बालक नहीं बनाना है जिसको हमने जो बताया उसको एज इट इज ग्रहण कर लिया और उसी को सही मान रहा है। ऐसा यदि आप बालक बनाएंगे तो सरकार हमें जैसा कहेगी हम उसी को सही मानते रहेंगे हमेशा। एक लोकतांत्रिक देश के एक आदर्श नागरिक कभी नहीं बन पाएंगे। हमारे में क्षमता होनी चाहिए कि जो वो कह रहे हैं उसके ऊपर तर्क करने की, उस पर प्रश्न उठाने की कि ये ऐसा क्यों है, ये मेरे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है। लॉजिकली यदि बात की जाए तो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए था ना। लेकिन क्योंकि हमारी शिक्षण प्रक्रिया ने हमें इस बात पर फोकस किया है कि सही उत्तर क्या है, बस वो लिख के आ जाओ, आपको बाकी से क्या मतलब है। हमारी शिक्षण प्रक्रिया का जो फोकस है वो सही उत्तर पर न होने के बजाय किस पर होना चाहिए था, उपयोगी प्रश्न पर, कि कोई बच्चा कितना उपयोगी प्रश्न पूछने में सक्षम है। और अधिगम में आकलन इसी बात पर फोकस करता है। वो शिक्षण प्रक्रिया के फोकस को सही उत्तर के बजाय उपयोगी प्रश्न पर करता है। इसके अंदर बच्चे इंक्वायरीज करेंगे। जैसे छोटे बच्चे पूछते हैं ना कि ये चंदा ऐसे क्यों है, ये तारे ऐसे क्यों टमटमाते हैं, वो जो क्वेश्चनिंग करते हैं, लॉजिक्स उससे डेवलप होते हैं। आप यदि एक अच्छा प्रश्न कर पाएंगे तो आप में कुछ तर्क करने की आदत विकसित होगी ना। जैसे मैं 8वीं क्लास में एक बार बीएड के दौरान पढ़ा रहा था, तब मैं उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा रहा था कि एक ये पृथ्वी है, उसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की परत जम जाती है। सूर्य की किरण जब आती है तो ये पृथ्वी से टकराने के बाद वापस जाती है, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड की परत की वजह से ये परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है, इसलिए पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बच्चों का यही अभी जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, क्योंकि उसको उत्तर लिखना है, क्योंकि उसके अधिगम का आकलन होने वाला है, इसलिए वो उसको याद कर लेते हैं, इसका उत्तर लिख देते हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों में से एक बच्ची ऐसी बैठी थी जिसने मेरे से प्रश्न किया। उसने कहा कि सर आपने कहा कि ये किरण आती है, ये यहाँ जाती है, इस CO2 की परत से टकरा कर वापिस इधर आ जाती है। जब ये टकरा कर वापिस इधर आई, ये बाहर नहीं जा पाई, तो ये अंदर आई कैसे? लॉजिकल क्वेश्चन था उसका, है ना। रुपया गिरा नहीं है तो डॉलर मजबूत कैसे हुआ? लॉजिकल क्वेश्चन है ये। और ये लॉजिकल क्वेश्चंस पूछने की क्षमता हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। हमें इस प्रकार के विद्यार्थी विकसित करने हैं, और ऐसा करने के लिए हमें शिक्षण प्रक्रिया को ये नहीं करना है कि हमें उन बच्चों को पढ़ाना है, बच्चा उसको सीखेगा, लास्ट में हम एक टेस्ट लेंगे, उसमें सही उत्तर लिखेगा। हमें बच्चों को सारी डोर हाथ में देनी है कि वो अपनी तरफ से लॉजिकल क्वेश्चंस पूछें, उन क्वेश्चंस पे चर्चा हो, और उसमें शिक्षक केवल परामर्शदाता की भूमिका में सामने रहे। यानी कि इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया हमेशा किसके आधार पर चलती है? पूछताछ के आधार पर। इंक्वायरी चलती है, उसके अंदर क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चे। क्या अलग से आकलन करने की जरूरत है? नहीं। अधिगम के अंदर ही क्वेश्चंस हो रहे हैं, अपने आप अधिगम के अंदर ही आकलन हो रहे हैं। यानी कि इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया में पूरी तरीके से डोर किसके हाथ में हो गई है? अब छात्रों के। अधिगम की रचना कौन कर रहा है? बच्चा खुद। वो प्रश्न पूछ रहा है। अभी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ देते हैं, सामने शिक्षक कह रहे हैं चुप रहे, नीचे बैठ, बाहर निकाल देते हैं, इधर कर देते हैं। आप देखो कहीं पे भी कोई लॉजिकल क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं उठाने देते। शिक्षण प्रक्रिया से लेके देश की सबसे बड़ी संस्था तक। तो यहां पर पूरी की पूरी डोर किसके हाथ में है? छात्र के। अधिगम तथा आकलन की रचना पूर्णतया कौन करता है? छात्र। तो ये पूर्णतः कैसा है? छात्र केंद्रित आकलन। इसमें शिक्षक केवल परामर्शदाता या कोच की भूमिका में रहता है। ठीक है। आकलन के कितने प्रतिमान हो गए? 4। पहला क्या है? अधिगम का आकलन, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद
किसके समकक्ष? योगात्मक। अधिगम तथा आकलन की रचना कौन करेगा? शिक्षक। पूर्णतः शिक्षक केंद्रित आकलन। दूसरा क्या है? अधिगम के लिए आकलन कब होगा? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। किसके बराबर? रचनात्मक। अधिगम तथा आकलन की रचना कौन करेगा? लेकिन किसके फीडबैक पर? बच्चों के फीडबैक पर। इसका मतलब बच्चों का प्रभाव बढ़ने लगता है। फिर कौन सा आ गया? अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। कैसा अधिगम होगा? सह अधिगम। कैसा आकलन? सह आकलन। कैसा आकलन? इसकी प्रकृति कैसी है? नैदानिक। अधिगम तथा आकलन की रचना शिक्षक तथा छात्र मिलकर, और दोनों क्या तैयार करेंगे? प्रगति में। तीसरा चौथा आकलन कौन सा है? अधिगम में आकलन। इसमें फोकस किस पर नहीं होगा? सही उत्तर पर। किस पर होगा? उपयोगी प्रश्न पर। इसमें शिक्षण कैसे चलता है? पूछताछ आधारित। पूर्णतया डोर किसके हाथ में? छात्र के हाथ में। तो क्या होगा? पूर्णतः छात्र केंद्रित आकलन। क्लियर सभी के? ओके। अब आकलन अपना हो गया पूरा।